ये जो कुर्सियां देख रहे हैं आप लोगों को बटोरते हुए, ये एक रैली अभी खत्म हुई है। इस रैली जैसी रैली मैंने कहीं नहीं देखी। मैं तकरीबन आधा उत्तर प्रदेश घूम चुका हूँ। इस रैली की सबसे खास बात यह है कि इन सारी कुर्सियों पर लगभग 90% महिलाएं बैठी हुई थीं। क्योंकि रैली का तय वक्त होता है और वो टाइम खत्म हो गया था, इसलिए रैली भी खत्म करनी पड़ी। रैली के बाद लोग जा रहे हैं, वो महिलाएं भी जा रही हैं। यहाँ इस रैली में जितनी महिलाएं दिखीं उतनी किसी भी रैली में नहीं दिखीं। मैंने कई रैलियां देखी, लेकिन अमूमन किसी भी रैली में मुझे 5-10 महिलाओं से ज़्यादा नहीं दिखी कोई, जबकि वो बहुत बड़े बड़े नेताओं की रैली थी। ये निषाद पार्टी की रैली थी। यहाँ पर यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष और इस सीट से कैंडिडेट भी हैं, वो नहीं आ पाए। लेकिन हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं घनश्याम निषाद। हम इनसे बात करेंगे और इस पार्टी के बारे में जानेंगे। हो सकता है आप में से कई लोग इस पार्टी के बारे में न जानते हों। जो नहीं जानते हैं वो ये जान लें कि ये पार्टी इस पूरी पट्टी में बहुत बड़ी संख्या में है उसके वोटर, और ये कई बड़े पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती हैं। आपने अपनी रैली में हालांकि ये चीज़ बता दी है, लेकिन फिर भी जो लोग देख रहे हों उनकी जानकारी के लिए बता दीजिए। आपने जो जहाँ से शुरुआत की थी कि किसी ने कहा कि निषाद मतलब एक जाति के नाम पर आप पार्टी कैसे चला पाएंगे? निषाद पार्टी एक जाति, निषाद जाति नहीं बल्कि निषाद जो है यह निषिद्ध शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। निषिद्ध उन्हें यानी जिन जाति के लोगों को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से उन्हें वंचित कर दिया गया, यानी निषिद्ध कर दिया गया, ऐसे जाति के लोगों का जो समूह नाम है वह निषाद नाम है। और निषाद कोई जाति नहीं बल्कि मुख्य रूप से इस देश में जितने भी किसान, गरीब, मजदूर हैं, जो मजदूरी से उनकी पेशा मजदूरी जानी जाती है या किसानी करना जानी जाती है, ऐसे लोगों के समूह को निषाद समूह कहा जाता है। और यह निषाद पार्टी, निषाद नाम पार्टी का नहीं बल्कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल इसका नाम है। पहले अक्षर को लेने पर निषाद बनता है, इस वजह से शार्ट में इसे निषाद पार्टी कहते हैं। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। जी। आपके नेता मैंने सुना है कि वो हेलीकॉप्टर से भी प्रचार करते हैं और ऑटो से भी। जी जी। ये क्या रणनीति है? ये हमारे जब कार्यकर्ताओं को ये पता चला, ये समझ में आया कि हमारे नेता जब ऑटो से जाते हैं, हमारे नेता जब छोटी गाड़ियों से जाते हैं तो लोग इन्हें महत्व नहीं देते हैं और ये कहते हैं कि अभी तो ये राजनीतिक दल चंद दिनों में पंजीकरण हुआ और चंद दिनों में ही ये कैसे जो है सत्ता के करीब जा सकते हैं, सत्ता की चाबी इनके हाथ में कैसे आ सकती है। तो इन सब चीजों के प्रश्नों का समाधान के लिए हमारे समाज के लोगों ने एक एक रुपए दे करके, अपना जिस तरह से एक एक दिन की मजदूरी दे करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस लायक बनाया कि आप मेरे पैसे से चल करके जो पार्टियां जनता के पैसे को लूट करके लाखों करोड़ों अरबों रुपया लूट करके उस लूट के पैसे से हेलीकॉप्टर से चलती हैं, हम अपने पसीने के पैसे को दे करके, हम अपने मजदूरी को दे करके आपको उनके समानांतर खड़ा करके ये साबित करेंगे कि यह समाज जो है अपना हक अधिकार लिए बगैर चैन से नहीं सोएगा, चाहे अपनी हर मजदूरी, हर दिन की मजदूरी और हर संपत्ति क्यों न दांव पर लगा देनी पड़े, लेकिन मैं जो है अपने हक अधिकार को आपके नेतृत्व पर में लेकर के ही चैन लूंगा। इसके लिए समाज के लोगों ने उस लायक बनाया कि आप भी हेलीकॉप्टर से चल करके अपने प्रत्याशियों को जीत हासिल करा सकें। मैं आपसे ये सवाल करने ही वाला था। बड़ी बड़ी पार्टियां
कई साल पहले गठित होती हैं, उनके चंदे के सोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपकी पार्टी अभी 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, कहाँ से चुनावी खर्च, हालांकि काफ़ी अंकुश लगा है चुनाव आयोग की वजह से, फिर भी काफ़ी खर्चा होता है, इतना खर्च कहाँ से आता है? हम जो है सन 2000 जनवरी 13 में एक संगठन का निर्माण किए। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। उस संगठन के गर्भ में ये राजनैतिक पार्टी अर्थात जिसे आप निषाद पार्टी कहते हैं, यह पल रहा था। लगभग 3 से 4 महीने पहले यह संगठन जो है एक राजनैतिक दल का गठन किया और उस राजनैतिक दल को गठन करने से पहले समाज के लोगों ने, पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारे समाज के लोग जो देश विदेश में रहते हैं, जो पूरे इस देश के सभी प्रांतों में रह करके मजदूरी करते हैं, वह सारे लोग अपनी एक एक दिन की मजदूरी दे करके समाज को इस लायक बना दिया कि हमारे समाज का नेता आज अपने समाज का ही हक अधिकार नहीं बल्कि वंचित समाज के सारे समाज के लोगों का हक अधिकार दिलाने के लायक आज अपने को दूसरों के बीच में तैयार किया। रुक जाओ भैया, बात कर लेना, ये सब बाद में हो जाएगा। इस रैली की मैं 2 वजहों से तारीफ करना चाहूँगा। एक तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, दूसरी मंच पर काफ़ी लोगों ने बोला, वो बहुत दूर दूर से आए हुए थे, लगभग सारे ही उत्तर प्रदेश में हर जगह से, वो सारे ही अच्छा बोल रहे थे। शुरुआत चंचला निषाद ने की, वो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं गोरखपुर की, बहुत ही अच्छा बोल रही थी वो, और बाकी लोगों ने भी अच्छा बोला। ये कोई ट्रेनिंग होती है, कहाँ से? जी, जब से हम संगठन हमारा राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद 13 जनवरी 2013 को बना, तब से सारे के सारे लोग निरंतर अपने को कैसे हम सत्ता में पहुंच सकते हैं, सत्ता में पहुंचकर हक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, उसका शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार चलते रहते हैं। और वह शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हम उस शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी में भी अच्छे अच्छे जगहों पर, अच्छे अच्छे पार्कों में हम वहाँ करके अपने लोगों को हमेशा शिक्षित करते हैं, ताकि वह जो है अन्य पार्टी के सक्षम लोगों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे बेहतर एक राजनीतिक के रूप में अपनी पहचान करा सकें। निषाद पार्टी ने पीस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, कितनी सीटों पर ये गठबंधन लड़ रहा है और आपकी पार्टी उसमें से कितने सीटों पर है? हम 150 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी ही सीटों पर लगभग वो पीस पार्टी भी लड़ रही है। हमारे साथ में पीस पार्टी के साथ साथ महान दल भी लड़ रहा है, हम मिल करके जनाधिकार मंच भी लड़ रहा है। हम सभी लोग मिल करके हम 403 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सीटों को छोड़ दिए हैं, ये है हम समझौते में कुछ कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है। और ये जो हम कार्यक्रम करते हैं, जो मेरी रैली हो रही है, ये कहीं भी हम जा रहे हैं तो रैली ये साबित कर रही है कि अगर हम जहां से चुनाव नहीं जीत सकते हैं वहां चुनाव मैदान में दुश्मन को अच्छी टक्कर देते हुए हम उन्हें नाको चना चबवा रहे हैं। और इस तरह से लगता है कि हमारा महागठबंधन निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत में सत्ता में आएगा और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चाबी हमारे गठबंधन को प्राप्त होगी। अलग पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अलग पार्टी बनाने की आवश्यकता इस वजह से पड़ी, जब मेरे समाज के लोगों को अर्थात वंचित समाज के लोगों को जो राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से पछाड़े गए हैं, इनका हक अधिकार देश आजाद होने के बाद भी नहीं मिल पाया। इस वजह से हमारी मजबूरी थी कि यदि हमें वो मांगने से नहीं देते हैं तो फिर हमें छीनना पड़ेगा। तो छीनने के लिए हम अगर सीधे उनसे किसी तरह का टकराव करते हैं तो अवैधानिक होगा। इस वजह से लोकतंत्र में हमें अपनी संख्या बल को अपने साथ लेकर के यदि हम लोकतंत्र में चुनाव लड़ करके उनके समानांतर नहीं बेहतर हम प्रदर्शन करते हैं तो सत्ता की चाबी मेरे हाथ में होगी। और जब मेरे हाथ में सत्ता की चाबी होगी तो हम जो है कानून बना करके उन्हें जिन चीज़ों से, जिन शैक्षिक,
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में वो पछाड़े गए हैं, हम उन क्षेत्रों में उनकी प्रगति दिला सकेंगे। आपकी पार्टी पर यह आरोप लगा है कि वो कुछ बड़ी पार्टियों की तरफ से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वो वोट काट के बाकी दूसरे को बढ़त दिला सकें। असल में इन लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। हम जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इन मुद्दों के खिलाफ अगर ये कहीं भी बोल देते हैं तो इनके बोलने के तत्काल बाद ही सारी भीड़ जो है मेरे पक्ष की बात करने लगती है। इस वजह से इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो एक गलत निराधार आरोप ही इनके पास है। इसके सिवाय इन सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के पास हमारे नेता के खिलाफ, हमारे दल के खिलाफ, हमारे समर्थकों के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन होने के कारण यह इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। किन किन समुदायों का समर्थन ज्यादा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं आप? हम मोस्ट बैकवर्ड की वह जातियां, जो जातियां आज राजनीतिक क्षेत्र में कहीं से उनका नामो निशान नहीं है, और जो अति अनुसूचित जाति के लोग हैं, अर्थात जो बाहुबली टाइप के इस समय बन चुके हैं, वो आरक्षण का लाभ लेकर के सामान्य वर्ग के बराबरी में हो चुके हैं, उनको छोड़कर ऐसी अनुसूचित जातियां और ऐसे पिछड़ी जातियां, वो सभी के सभी अपना हक अधिकार जब हम उन्हें बताते हैं कि कैसे तुम्हारे हक अधिकार का हनन हुआ है, तुम भी इस लायक हो सकते हो और कैसे हो सकते हो, जब उसका प्रशिक्षण हम देते हैं तो वह अति पिछड़ी जाति और अति अनुसूचित जाति हमारे साथ लामबंद होकर के वो हमारा साथ दे रहा है। और सभी क्षेत्रों में वो साथ देता ही नहीं बल्कि वो उन्हें हम चुनाव भी लड़ा रहे हैं, वो हमारे पार्टी के विधायक बन करके अपने समाज ही नहीं बल्कि इस वंचित समाज का नेतृत्व भी करेंगे। आप भले ही पार्टी का फुल फॉर्म निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल कहें, लेकिन वो शॉर्ट में निषाद आता है कहने में। जी। ऐसे में दूसरे समुदायों को आपके साथ जुड़ने में कितनी सहजता महसूस होती है? पहले तो उन्हें झिझक होती है कि ये केवल जाति विशेष की पार्टी है, लेकिन जब हम उन्हें समझाते हैं कि वो निषाद, ये जितनी भी जातियां हैं वो सारी की सारी जातियां निषाद हैं। चूंकि निषाद केवट को कहा जाता है और केवट को संस्कृत में कैरवत कहा जाता है। कैरवत का विच्छेद करते हैं तो कैर्य धनवत होता है, और कैर्य का अर्थ होता है कृषि, वत का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात कृषि कार्य करने वाले लोगों को केवट अर्थात निषाद कहा जाता है। तो जितनी भी जातियां अति पिछड़ी या अति अनुसूचित जाति के लोग आप देखते होंगे, और यही नहीं बल्कि और सामान्य जाति के लोग भी वो कृषि कार्य से जुड़े होते हैं, किसान के बेटे कहलाते हैं, तो वो सारे के सारे निषाद हैं, अर्थात निषाद पार्टी के लोग हैं। किन किन चीजों को लेकर आप आंदोलन करते हैं, क्या मांगे रहती हैं आपकी? हमारे मुख्य आंदोलन सेंसस मैनुअल पार्ट फर्स्ट फॉर उत्तर प्रदेश में जिन जिन जाति के लोगों को उनके पर्यायवाची नामों से अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर की सुविधा देने का संविधान में लिखा हुआ है, उन्हें आज तक अनुसूचित जाति के बराबर की सुविधा नहीं दिया गया। जैसे शिल्पकार जातियां, ये शिल्पकार जातियों में लगभग कई जातियां हैं। उन जातियों जैसे सोनार, कहार, कुहार, लोहार, बढ़ई, नाई, तेली, तमोली, दर्जी, ये सभी जातियों को आरक्षण की सुविधा देने के लिए सेंसस मैनुअल पार्ट फर्स्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद भी आज भी इन्हें आरक्षण 70 सालों के बाद अनुसूचित जाति के बराबर का आरक्षण नहीं दिया गया। हम जब उन्हें बताते हैं कि आपके बेटे के साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिन्हें आप वोट देते रहे हो आज तक, वह आपके हक अधिकार को दिला पाने में सक्षम नहीं है। इस वजह से मेरे ऊपर विश्वास करो, हम जो है वोट मांगने से पहले इतने संघर्ष कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हम मुख्यमंत्री का घेराव कर चुके, हम रेलवे ट्रैक 7-7 घंटे जाम कर चुके, हम जो है हमारे भाई शहीद हो गए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम अपनी मांग पर अडिग हैं। हम जब तक अपनी मांग को पूरा नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें करनी पड़ी। अगर देश को आजाद कराने के लिए हर देश, हर जो है प्रांत के लोग,
हर जो है जाति के लोग, हर धर्म के लोगों ने अगर कुर्बानी दिया तो देश आजाद हुआ। उसी तरह से हम अपने इस वंचित समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए जिस दिन ये समाज का व्यक्ति शहीद होने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन निश्चित रूप से हम उसे उसका हक अधिकार दिला करके रहेंगे और दिला देंगे। ये रेलवे ट्रैक वाली बात की आपने, ये शायद 2015 की बात है जी। आप लोगों ने जाम किया था 2015 को, 7 जून 2015 जी। आप लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर पटरी पर आप लोग बैठे थे जी। उस वक्त वहाँ कुछ गोली वोली भी चली थी और एक किसी की मौत भी हुई थी। हमारा एक साथी शहीद हो गया था। वो मांग आगे कहाँ तक पहुँची है? वो मांग चूंकि इन सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, इन सभी पार्टी के नेताओं ने हमें इस बात को कहा कि आप मेरा समर्थन करो, मेरे में विलय कर जाओ, हम आपकी मांग को पूरा कर देते हैं। लेकिन चूंकि आज तक जिन लोगों ने 70 सालों तक हमारे लोगों का हक अधिकार दबाया रहा, उन्हें बताया तक नहीं, देने की तो बात दूर। इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि यह केवल मुझे झांसा दे रहे हैं, मेरा उपयोग कर लेंगे, उपयोग करने के बाद फिर हमें जो है वही लोला पकड़ा देंगे। आप जानते होंगे पहले जो है माताएं बाजार जाती थी तो लोला खरीद कर लाती थी और अपना बेटा जब रोता था तो लोला उसके मुंह में डाल दिया करती थी। बेटा समझता था कि मैं दूध पी रहा हूं, लेकिन उसमें दूध नहीं निकलता था, वो लोला था, अर्थात अपने बेटे को वो बकलोल बना देती थी। इसी तरह से हमारे समाज को ये राजनीतिक दल लोला पकड़ा करके आज तक जो है बकलोल बनाया हुआ है। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समाज को समझदार, होशियार और लड़ाकू बना दिए हैं। हक अधिकार लेकर के अब रहेगा। महिलाएं आपकी रैली प्रचार में अपने आप इतनी बड़ी संख्या में आती हैं या किसी खास रणनीति के तहत भी उन्हें बढ़ावा दिया जाता है कि वो ज्यादा रहें क्योंकि उनका कम्युनिकेशन ज्यादा हो पाता है घर में? ये महिलाओं को खास करके हम बुलाते नहीं हैं, लेकिन महिलाओं को हम गांव में जाकर के प्रशिक्षित कर दिए हैं कि तुम्हारे बेटे और बेटी का हिस्सा आज तक तुम लोगों ने जिसे वोट दिया है, आपका वोट लिया है और बेटे और बेटी का तकदीर खराब कर दिया, उन्हें उनका हक हिस्सा नहीं दिया, तुम्हें पाप लगेगा। अगर अपने बेटे और बेटे के भविष्य के लिए काम नहीं किया, अपने दुश्मनों के बेटे और बेटियों के भविष्य के लिए काम किया तो तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हें जो है पूजा नहीं करेंगे बल्कि दुत्कारेंगे। इस वजह से आप जो है अगर व्रत रहती हो अपने बेटे बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए तो अपना वोट भी अपने बेटे बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए दो। अपने वोट के महत्व को उन्होंने समझा तो अपने चौखट को लाग करके वो क्षेत्र में निकल पड़ी और अपने पतियों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को संभालते हुए अब वो बिकने से रोक दिया। अब उसे कहीं से किसी भी तरह से क्षति होने से रोक दिया। आज वो अपने भी तैयार हैं, अपने घर के अब पुरुषों को भी तैयार कर दिया है। इस वजह से हम सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। किन सीटों पर आप सबसे अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद कर रहे हैं? आप जहां मुझसे बात कर रहे हैं, ये गोरखपुर ग्रामीण है। गोरखपुर ग्रामीण में हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, हमारी लड़ाई तो अब एकदम बिल्कुल साफ हो चुकी है। सारे दलों का वोट अगर एक किनारे कर दिया जाए, काउंट कर दिया जाए तो उनके वोटों से ज्यादा अकेले हमारे माननीय राष्ट्रीय नेताजी संजय निषाद जी का है। उसकी तुलना में सबका वोट बराबर जोड़ दिया जाए तब भी बराबरी में नहीं आ सकते। इसके अलावा और कहाँ? वैसे हम यहाँ लोकल में, हम गोरखपुर जनपद, महाराजगंज जनपद में हम पनियरा की सीट सुमन ओझा जी हमारी जीत रही हैं। हम ब्राह्मण जाति से वहाँ प्रत्याशी दिए हैं। हमारी सीट मैनुद्दीन उर्फ भाई चाँद भाई कैंपियरगंज से जीत रहे हैं। हम उन्हें मुसलमान भाई को टिकट दिए हैं। हम आपके बगल में खजनी में छोटू भैया को जो चमार जाति से हैं, हम उन्हें टिकट दिए हैं, वो हमारा चुनाव जीत रहे हैं। हम एक कन्नौजिया को बास गांव से चुनाव लड़ा रहे हैं, वो भी हमारा चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम जहां शिवाजी सिंह को हम सहजनवा से लड़ा रहे हैं, शिवाजी सिंह शानदार जीत हासिल करने जा रहे हैं। हम बगल के क्षेत्र में चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती से ईश्वर चंद्र जायसवाल जैसे समाज सेवी को लड़ा रहे हैं, जो अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, वो भी चुनाव जीत रहे हैं। अगर आपकी पार्टी कुछ सीटें जीतती है और हंग असेंबली होती है
उसमें ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी पार्टी किसी को समर्थन दे दे तो उनकी सरकार बन जाए, ऐसे में किसे समर्थन देगी आपकी पार्टी? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जो भी पार्टी ऐसे ताकतों को, जो ताकतें गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, निर्बलों के हक हिस्से को अब तक खाया है, वो पार्टी यदि उनको देने के लिए तैयार होती है, उनका हक अधिकार देने को तैयार होती है, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमारा ये कोशिश होगा कि आप मुझे समर्थन दो, मैं सरकार चलाऊं, उसके बाद जो है फिर आप सरकार चलाओ और जो नीति हमारी है उसके नीति के अनुसार सरकार चलाओ, तब आपको समर्थन हो सकता है। भाजपा, बसपा, सपा और कांग्रेस, इन 4 पार्टियों से आपको अलग अलग क्या दिक्कत है? इन पार्टियों से, चूंकि ये सारी पार्टियां लोगों के सामने भाषण करने में तो दिखती हैं कि ये अलग अलग हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि ये सारी की सारी पार्टियां एक ऐसी षड्यंत्र के तहत चुनाव लड़ती हैं कि एक दूसरे से अगर वोट डाइवर्ट होता है तो एक दूसरे को जाकर के सट जाता है, फिर तीसरी कोई ताकत न पैदा हो। इस तरह से इन लोगों का एक गठबंधन है और उस गठबंधन के तहत एक केवल हिंदू मुसलमान को लड़ा करके, एक केवल आरक्षण की बात करके, आरक्षण देना नहीं है इन्हें, केवल इन्हें कहने की बात है। ये इस तरह से षड्यंत्र के तहत ये सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि इन्हें लग रहा है कि अब 80% ऐसी जनता जो शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में देश की आजादी के 70 सालों से वंचित है, वो एक अलग जमात के रूप में अपनी पहचान बना रही है। उसको रोकने के लिए यह लोग षड्यंत्र के तहत आपस में मिले हुए हैं और षड्यंत्र के तहत जीत हासिल करना चाहते हैं। इनका मंसूबा सफल होने वाला नहीं है, जैसा कि आपने अपने सामने भीड़ में उमड़ी जनता को, जन सैलाब को देखा है। कि मान लीजिए कुछ विधायक जीतते हैं तो सबसे पहले वो कौन से काम कराएंगे? सबसे पहले जो मौलिक अधिकार आज तक जनता को नहीं मिल चुकी है उसको दिलवाने के लिए सदन को हम तब तक जो है नहीं चलने देंगे जब तक सरकार चलाने वाले लोग सदन में ये घोषणा कर देते हैं, कानून नहीं बना देते हैं कि किन नीतियों के तहत और कैसे हम जो है आम जनता तक संविधान में प्रदत्त सुविधाएं हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। इसकी नीति नहीं बन जाती है, उस नीति पर कार्यान्वयन के लिए समिति नहीं बन जाती है, तब तक जो है हम उनसे कोई समझौता या किसी तरह का सहयोग आदान प्रदान नहीं करेंगे। बड़ी पार्टियों के मुकाबले आपकी पार्टी काफी छोटी है, उन्हें कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? बाकी संसाधन के मामले में वो आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं। जी, देखिए, संसाधन के मामले में हम जो है उन्हें टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन हमारी जनता, हमारे समर्थक देश में जितनी भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कितनी भी ताकत में हो, उन ताकत में पहुंचाने के लिए यही गरीब जनता, किसान मजदूरों ने पहुंचाया है। और किसान मजदूरों ने यदि एक कसम खा लिया है कि हम जो है निषाद पार्टी को सत्ता में पहुंचाएंगे, उसके माध्यम से अपने हक अधिकार लेंगे, तो यह हमारे जनता की जिम्मेदारी है और जनता बखूबी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करके आज अगर 3 महीने पहले पंजीकृत पार्टी को अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय लीडरों की तरह अपने लीडर को 1 महीने से वो क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से दौड़ा रही है, तो निश्चित रूप से हर तरह की क्षमताएं हमारे संगठन को हमारी जनता उपलब्ध कराएगी। हम टक्कर देने में कहीं से पीछे नहीं होंगे। कुछ आपकी पार्टी का सदस्यता का जो हो प्रावधान, जी, कितने सदस्य हैं उसमें? अब इस समय वर्तमान समय में सारे सदस्यों को तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पंजीकृत सदस्य हमारे पास लगभग इस समय लाखों के ऊपर हैं और करोड़ों को पार करने में बहुत कम ही समय लगेगा। इस चुनाव के बाद जल्द ही हम करोड़ों को पार कर जाएंगे। हमारे साथ निरंतर हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अपने आप लोग जो है हमसे जुड़ते चले जाते हैं और अपने को सदस्य मान लेते हैं, हम उन्हें अपना मान लेते हैं। हमारा यही उनका दोनों का पूरक है। यहाँ एक ताल है, रामताल, वो काफी गंदा है। आप लोगों ने कभी उसके लिए कुछ आंदोलन किया है? अभी हम उस लायक हुए ही नहीं, लेकिन हमारी सोच है, क्योंकि आपने देखा होगा जब इस मिट्टी से पैदा होने वाला एक व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हैं, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी,
तो वीर बहादुर सिंह जी ने अपनी कलम से एक बार मौका पाने पर इस लायक अपनी कलम को चलाया कि आज भी उनके द्वारा लिखे गए विकास कार्यों को आज पूरा होते आप देख रहे हैं, और उससे जो है गोरखपुर की एक पहचान बनती है। तो निश्चित रूप से गोरखपुर की माटी में पैदा हुए डॉक्टर संजय निषाद जिस दिन उस लायक होंगे तो इस गोरखपुर को ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को वो इस लायक बना देंगे कि पूरा पूर्वांचल दिल्ली के सामने कहीं फीका नहीं नजर आएगा। क्योंकि जब मायावती जी चुनाव जीतती हैं तो सारे पैसे नोएडा में चला जाता है विकास का, और जब मुलायम सिंह यादव का कुनबा चुनाव जीतता है तो सारे पैसे इटावा याद में चले जाते हैं। अब वो सारे पैसे हमारे नेता जब जीतेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे तो वो सारे के सारे पैसे पूर्वांचल के विकास में लगेंगे, और पूर्वांचल का विकास ही नहीं बल्कि हम इस समाज में जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में शहीद हुए थे, वो चाहे पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के, ऐसे सारे शहीदों का अगर उन लोगों ने स्मारक कुछ चंद लोगों का बनवा करके अरबों खरबों रुपए को बहाया है, तो हम जो है अरबों खरबों नहीं, हम उस पैसे को कम ही पैसे में और इसी जगहों पर जहां जहां उन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए शहीद हुए, समाज को नई क्रांति देने के लिए उन लोगों ने आगे आया, ऐसे लोगों का हम जो है पार्क भी बनवाएंगे, हम उनका स्मृति के रूप में हम उनका स्टैचू भी बनवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे। बहुत पासी बिरादरी से, जायसवाल बिरादरी से, कांदू बिरादरी से, बहुत ऐसे केवट कहार लोहार, चौहान, राजभर और चौरसिया जाति के लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग जो है क्रांतिकारी रहे हैं, और पूर्वांचल क्रांतिकारियों की धरती रही है। हम क्रांतिकारियों का इतिहास जो है पुनः कायम कराना चाहेंगे और जन जन के जुबान पर लाना चाहेंगे, और पूर्वांचल के विकास में जितना भी संभव हो सकेगा सारे विकास के पैसे हम सबसे पहले, चूंकि हर जगह का विकास हो चुका है, हमारे पूर्वांचल का, मध्यांचल का यानी अवधांचल का, और हमारे इधर चंदौली साइड का जो विकास रुका हुआ है उस विकास को पुनः गति देंगे। जब आप केवल पूर्वांचल की बात कर रहे थे, कह रहे थे हर जगह का विकास हो चुका है, तो आपको टोकने वाला था कि तब तक आपने बीच में अवध का नाम ले लिया। मैं खुद उस इलाके से आता हूं और अभी पिछले दिनों भी उधर से आ रहा था, तो उधर की हालत मैंने देखी है। आप बहुत आशावादी हैं, अपने नेता को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बता रहे हैं। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, तो क्या आपके और पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब के बीच झगड़ा नहीं हो जाएगा कि कौन बनेगा? नहीं, क्योंकि जब तक जो है ये ऐसी ताकतें जो सांप्रदायिक ताकतें कहलाती हैं, वो ताकतें जब तक एक तरफ जो है जो अंसारी जाति के नाम से आप जानते हैं, देश में लगभग मुस्लिम जातियों में से 40 जातियां ऐसी जातियां हैं जो अति पिछड़ी जाति कहलाती हैं। वो अति पिछड़ी जाति कम पढ़े लिखे होने के नाते, गरीब होने के नाते, वो उन लोगों के साजिश का शिकार हो जाती हैं। वह मुस्लिम और हिंदू के नाम पर लड़ने को तैयार हो जाती हैं। उसी तरह से निषाद बिरादरी के लोग जो हिंदू के नाम पर कुछ लोगों के उकसाने पर ये भी लड़ने को तैयार हो जाता है, और ये दोनों जातियां आपस में कटने मरने को हिंदू मुसलमान के नाम पर तैयार रहती हैं। तो आज जो है मुसलमानों को वो समझा चुके हैं कि ऐ मुस्लिम समाज के लोग, और इधर जो है डॉक्टर संजय जी निषादों को समझा दिए हैं कि ऐ निषाद समाज के लोग, तुम दोनों एक कौम के हो। जब हमारे साथ जो है सांप्रदायिक शक्तियां इतना अन्याय अत्याचार करती थी कि हमें एक मनुष्य के रूप में नहीं समझती थी, जानवर के रूप में समझती थी, तो जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने अपने को बहुत ज्यादा मानहानि समझा, वह मुसलमान बन गए। वही हमें जलाहा कहा जाता था, यानी जाल बनाने वाली, जाल से मछली पकड़ने वाली जाति, और एक जाति हो जाल बनाने का धागा बनाने वाली जाति। तो धागा बनाने वाली जाति को अंसारी जो कहा जाता है, उसे जो है जलाहा का अपभ्रंश शब्द जुलाहा कहा गया, अर्थात जलाहा और जुलाहा दोनों एक जाति के लोग हैं, इसी निषाद जाति के लोग हैं। यदि हम जलाहा और जुलाहा एक हो जाते हैं तो हम देश की आबादी का 1/3 हिस्से से भी ज्यादा आबादी हमारी होती है, और जब हम
आपस में लड़ने वाली जाति एक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से न तो हम अलग होंगे, न हमारे में फूट होगा, न हमारे नेताओं में फूट होगा। चूंकि नेता हमारे दो के दोनों IAS, PCS, IPS रैंक वाले लोग भी हमारे नेताओं का दाज नहीं दे सकते। जो विवेक, जो क्षमता प्रकृति ने उन्हें दिया है, हम नाज जरूर उन पर रखते हैं कि वो हमें एक ऐसे दिशा में ले जा रहे हैं कि इस सोती हुई कौम को अगर वो जो है लायक बना दे रहे हैं तो हमारा उनके ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है। हमें बताया जा रहा है कि यहाँ लाइट चली गई है और इस वजह से हम भागवत जी का डांस आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये वाकई बहुत मस्ती में नाच रहे थे उस वक्त। मैं हूं अमित और कैमरे के पीछे गोरखपुर के हमारे दोस्त वली।